कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आपका भाई बताने वाले प्यारे बच्चों अम्ल क्षारक एवं लवण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है और पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, ये अम्ल क्षारक एवं लवण जो है ये पूरा अध्याय हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। नंबर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, 85 81 80 29, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्ल के बारे में, यानी अम्ल की क्वालिटी के बारे में, अम्ल के गुणधर्म के बारे में। जैसे कि हम हैं, हमारे बारे में कोई आपसे पूछेगा कि पंकज सर का क्वालिटी बताओ, तो कुछ ना कुछ बताएंगे। उसी तरीके से हम बताने वाले अम्ल के क्वालिटी के बारे में, यानी अम्ल के गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे मैंने पहले लिखा क्या कि इसका स्वाद जो होता है ना खट्टा होता है, यानी ये स्वाद में क्या होता है बाबू, अम्ल जो होता है ना वो खट्टा होता है। क्लियर, ये आपने समझ लिया, ठीक है। यहां पे मैंने अगला लिया कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, लाल कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आ जाता है, कहने का मतलब नीला लिटमस पत्र, ठीक है, तो नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बाबू, लाल हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने इस प्रश्नावली में क्या किया, मैंने क्या किया, अम्ल डाल दिया और इस अम्ल में मैंने नीला लिटमस पत्र गिराया हुआ, ठीक है। और नीला लिटमस पत्र जैसे ही गिराया तो अम्ल के संपर्क में जहां जहां आया वहां वहां क्या हुआ बाबू, तो लाल हो गया। आपने ये समझ लिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर अम्ल के संपर्क में अगर लाल लिटमस पत्र को डाले तो क्या वो कुछ होगा परिवर्तन, तो प्यारे बच्चों नहीं परिवर्तन होगा, लाल का वो लाले रहता है। लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र इसमें गिराते हैं अम्ल में तो वो क्या हो जाता है बाबू, लाल हो जाता है। लेकिन अगर लाल डालते हैं तो लाल का लाले रहता है, ये नहीं कह देना कि नीला हो जाता है, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। अब हम इसको ट्रिक से याद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अनिल याद रखना, ठीक है। अनिल जैसे ही आपके मन में नाम आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, तो लाल कर देता है। तो अनिल से आपने सीख लिया, यानी ये हमारे पास ट्रिक है कि अनिल यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर, आगे हम चलते हैं बाबू। यहां पे मैंने लिया कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करते या अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है बाबू, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू। आगे हम जान लेते हैं अम्ल के उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो यानी अम्ल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, पहला मैंने लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है ना बाबू, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे मैंने लिया कि H2SO4 यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे मैंने क्या लिया, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, बोले तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। आगे मैंने क्या लिया, सिट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है C6H8O7। और प्यारे बच्चों सिट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं, हमने यहां पे लिखा और ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पे मैंने पहला क्या लिया, इमली। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो कहना कि भैया इमली में जो है ना वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे हमने लिया कि सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे लिखा मैंने एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या पाया जाता है बाबू, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही हम बात करते हैं बिच्छू के डंक में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो दोनों में से कोई कह लो, दोनों एक ही बात है ना। तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या यूं कह लो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वही हम बात करते हैं दूध दही, दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी दोनों में क्या पाया जाता है बाबू, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू। आगे हमने लिया नींबू, तो बाबू नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैंने लिखा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जैसे कि यहाँ पे पीछे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, वही बात है। और यहाँ पे सूत्र भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो आपने समझ लिया। वही हम बात करते हैं टमाटर,
है ना। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं चींटी। देखो बाबू, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया। प्यारे बच्चों याद रखना, बिच्छू के डंक हो गया, चींटी के डंक हो गया, या मधुमक्खी के डंक हुआ, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये आपने क्लियर कर लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज में समझते हैं। हम यहाँ पे समझ लेते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में, ठीक है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी का जस्ट अपोजिट है तनु अम्ल, ठीक है। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में, देखो उसमें क्या था, अम्ल अधिक मात्रा में, इसमें है अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो तनु अम्ल कहते हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को क्या किया, क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं बाबू क्षारक के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्षारक की क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया कि ये स्वाद में कड़वा होता है, यानी क्षारक जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। यानी जब आप क्षारक को चखोगे, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, तो इसको अगर जीभ से अगर चाटोगे ना तो ये कड़वा नजर आएगा, ठीक है, लेकिन चाटना मत, ठीक है, ओके, मैं यही कहूँगा, ओके। तो क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। वही हम बात करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। कहने का मतलब क्षारक जो होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी अगर कोई लाल लिटमस पत्र है, अगर क्षारक के संपर्क में आता है तो वो नीला हो जाता है। जैसा कि इस प्रश्नली में देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्रश्नली में नीचे मैंने डाल दिया क्षारक, ठीक है। क्षारक में कुछ भी हो सकता है, साबुन का पानी, शैम्पू का पानी, ठीक है। अब इसी में हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र को गिराया, और यही लाल लिटमस पत्र जहां जहां बाबू ये क्षारक के संपर्क में आया, वहां वहां क्या हो चुका है, नीला हो चुका है। क्लियर, आपने ये समझ लिया। और यहीं पे एक बात है कि अगर मैं इस क्षारक में नीले लिटमस पत्र को डालूंगा तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर इसमें हम नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो ये क्या होता है, नीला ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे कैसे, तो हमने ट्रिक लिखा छालनी। क्या लिखा, छालनी। छालनी, इसका मतलब ये हुआ कि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, नीला कर देता है। ये हमारा ट्रिक है। आपने क्लियर कर लिया, ओके, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे मैंने लिखा कि ये जलीय विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है, OH रहे तो हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड का ऋण आयन देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्षारक को जल के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है बाबू, हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन देता है। आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्षारक के उदाहरण, जैसे कि NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वही हम बात करते हैं KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वही हम बात करते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। प्यारे बच्चों याद रखना, अगर ये NH3 रहता तो ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता, लेकिन ये NH4 है इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर, आपने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्षार के, तो क्षार के बारे में समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर क्षार का अगर डिफिनेशन आपसे पूछता है तो आप लगते क्या है क्षारक का डिफिनेशन देने, नहीं, दोनों में देखिए अंतर है। यहां क्षारक का डिफिनेशन क्या होता है बाबू, कि अगर जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। तो जैसे कि जल में अगर साबुन को घुल जाए, यानी साबुन मिला देते वो घुल जाता है जल में, तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, क्षार कहलाएंगे। तो आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां पे देख लो बाबू, हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले सूचक के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों सूचक के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको कह दे कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, जरा तनी बताओ हमको कौन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि हम चख करके पता करेंगे। चख करके अगर पता करेंगे तो हो सकता है कि बाबू कुछ ऐसे भी रसायन विज्ञान में ऐसे खतरनाक पदार्थ है जिसे चखने से आपको हानियां पहुंच सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, इसलिए चखा नहीं जाता है। इसलिए क्या किया जाता है बाबू, तो हम सूचक के तौर पे हम देखते हैं और सूचक पे ही सब कुछ पता करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सूचक क्या है, तो प्यारे बच्चों देखो, सूचक किसी दिए गए विलयन में, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या फिर क्षारक
उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, यानी सूचक जो है कौन अम्ल है कौन क्षारक उसकी उपस्थिति को दर्शा देता है, ठीक है। और इसका रंग जो होता है ना, रंग या गंध, इसका रंग या गंध जो होता है ना अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। इतना आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे देखते हैं बाबू सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाबू प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। वहीं बात करते हैं कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम क्या है, तो संश्लेषित सूचक कहते हैं, और तीसरा गंधीय सूचक। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बाबू प्राकृतिक सूचक के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक सूचक जो नेचुरल है ना, यानी जिससे मानव ने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने लिखा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, जो पौधों से प्राप्त होगा वो डेफिनेटली है कि मानव नहीं बनाएगा, रसायन विज्ञान के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं बाबू, प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। अब हम उदाहरण की मदद से जानेंगे। यहाँ अम्ल है और क्षारक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे लिटमस पत्र। अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है, याद रखना यदि कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है। अगर कोई लाल लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आता है तो वो नीला हो जाता है। आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। दूसरा हल्दी के बारे में जान लेते हैं। अगर बाबू हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हल्दी तो पहले से पीला है। कहने का मतलब ये हुआ कि हल्दी जो होता है अम्ल के संपर्क में आता है तो वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, यानी पीला है तो वो पीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं यदि हल्दी क्षारक के संपर्क में आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, वो लाल हो जाता है, यानी वो पीला से लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप कैसे जानेंगे तो इसको ऐसे जानिए प्यारे बच्चों कि अगर आपके धोती में, धोती तो पहनते नहीं है, मान लो व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट में सब्जी का अब रस लग गया तो उसमें जैसे कि हल्दी लग गया है ना, तो उसको जब आप धोने जाते हैं तो धोते किसकी मदद से, क्षारक की मदद, जैसे साबुन की मदद से। तो साबुन से धोएंगे ना तो वो पहले क्या होगा, लाल में बदल जाएगा, हल्का लालापन आ जाएगा उसमें, लालापन, ठीक है। तो इसमें याद रखना, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया कि हल्दी क्षारक के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है, क्लियर। तो आपने जान लिया। आगे हम देख लेते पहले कृत्रिम सूचक के बारे में। कृत्रिम सूचक क्या है, तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, यानी लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है, रसायन यानी साइंटिस्ट बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, कृत्रिम सूचक कहते हैं। आपने समझ लिया, नाम से ही पता, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया है ना, लैब में बनाया गया, उसी को ही तो हम कहते हैं कृत्रिम सूचक, ठीक है। तो आपने क्लियर कर लिया कि वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लो, जैसे कि फिनोप्थेलिन है और दूसरा मेथिल ऑरेंज है। तो प्यारे बच्चे याद रखना कि अगर फिनोप्थेलिन जो है ना वो क्षारक के संपर्क में आता है तो हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है, क्लियर, आपने समझ लिया। अगर यही फिनोप्थेलिन जो है अम्ल के संपर्क में अगर आता है तो इसका रंग क्या होता है बाबू, जैसा वैसा ही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कलरलेस रहता है, ये पानी के जैसा रहता है, ओके। तो आपने ये समझ लिया, ओके। अब वहीं हम बात करते हैं मेथिल ऑरेंज के बारे में, ठीक है। अगर मेथिल ऑरेंज अगर क्षारक के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है बाबू, पीला कलर हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू, पीला हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं अगर यही मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है बाबू, तो लाल हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। तो आपने इसको समझ लिया। आगे वाले पेज पे देखते हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गांधीय सूचक लिखा गया, ये गंधीय सूचक होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये नहीं होगा, ये वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है, आपने समझ लिया। तो गंधीय सूचक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक
कहते हैं। कहने गंधीय सूचक मतलब उसकी खुशबू जो है अम्ल में आने के बाद कुछ और गंध हो जाएगा, क्षारक में आने के बाद कुछ और गंध हो जाएगा, है ना, यानी उसका गंध बदल जाएगा, खुशबू चेंज हो जाएगा, उसी को तो हम कहते हैं गंधीय सूचक। तो आइए हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने लिखा अम्ल, यहाँ मैंने लिखा क्षारक। आइए यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि प्याज का रस है। अगर प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, तीक्ष्ण गंध हो जाता है। कहने का मतलब इसकी गंध जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं यही प्याज का रस जो है क्षारक के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं निकलता है, कोई गंध नहीं रहता है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करते वैनिला, जैसे कि आप लोग वैनिला आइसक्रीम खाते हैं ना, तो यही वैनिला अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका वैनिला का जो गंध होता है वो समान रहता है, जैसा है वैसा रहता है। अगर यही वैनिला क्षारक के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं, इसका मतलब कोई गंध नहीं रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लौंग का तेल के बारे में। तो लौंग का तेल अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो ये समान रहता है और क्षारक के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी आपने क्लियर कर लिया। आगे वाले पे हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। कहने का मतलब आपको क्या करना है, एक बार धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है और एक बार धातु को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराना है। दोनों कंडीशन में देखना है कि क्या होता है, ठीक है बाबू। तो हम पहले करते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पे लिया जैसे कि ये अम्ल है और अम्ल के साथ हम क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे तो अम्ल के साथ कर रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल के साथ अगर धातु मतलब अम्ल और धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा उत्पाद में जो है बाबू लवण और हाइड्रोजन गैस आएंगे, ठीक है, आपने समझ लिया। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा अम्ल, अम्ल मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, और धातु में मैंने लिया जिंक, ठीक है। इन दोनों का जब हम अभिक्रिया कराएं, इन दोनों का क्या किया बाबू, अभिक्रिया कराएं, तो हमारे पास जो लवण बन करके आए, ये लवण क्या हमारे पास जिंक क्लोराइड है, ZnCl2, ये हमारे पास जिंक क्लोराइड है और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस निकला। ओके, अब हम बात करते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। अगर प्यारे बच्चों क्षारक के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं धातु से, ठीक है, तो धातु और क्षारक दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास इसमें भी लवण प्राप्त होते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, ठीक है, H2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं क्षारक में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, धातु ले लिया Zn यानी जिंक, इन दोनों से मैंने अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या आया, Na2ZnO2 प्लस में H2। तो ये हमारे पास जो है Na2ZnO2 ये हमारे पास लवण है और ये हाइड्रोजन गैस निकला। कहने का मतलब दोनों कंडीशन में जो है प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि हेलो, हाँ, तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रहा है ना। तो आगे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, हाइड्रोजन गैस का जो है परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकल रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा कि हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देख सकते इस प्रखनली में हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे ये जिंक डाला, जिंक, और यहाँ पे हमने लिया क्या, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक हमारे पास जो एक धातु है और धातु को अम्ल के साथ हम क्या करें, अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, इसमें डाल करके। तो जब इसमें से हम डालते अभिक्रिया करते हैं तो इस पाइप के माध्यम से क्या है, साबुन के पानी में, कहाँ बाबू, तो साबुन के पानी में जो है बाबू वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें से जब निकलता है साबुन के पानी में से तो ये बुलबुला छोड़ता है और इस हाइड्रोजन गैस जो निकलता है और वहां पे एक मोमबत्ती हम यहाँ पे लाते हैं तो क्या करता है, फटाक से जलता है और जलने के बाद क्या करता है, एक आवाज करता है, फट फट की आवाज, जिसे हम पॉप की ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत, यानी जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई भी धातु कोई भी हम ले लेंगे तो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया किए और जब करने के बाद इस प्रखनली से कुछ रुक गया तो इसमें क्या हुआ, पाइप के मदद से हाइड्रोजन गैस निकला और यही हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया, साबुन के पानी में छोड़ा। तो साबुन के पानी में जब छोड़ा तो हमने क्या दिखा कि छोटी छोटी बुलबुलें आ रही हैं और ऊपर जा करके
करके वो जो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के सामने मैंने क्या किया, एक मोमबत्ती जला दिया, तो उसमें फटक से आग पकड़ करके एक फटफट की आवाज आ रही है, यानी पॉप की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। प्यारे बच्चों, धातु बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो इन दोनों के साथ हम अभिक्रिया देखेंगे। कहने का मतलब अम्ल व क्षारक की, यानी अम्ल के साथ आपको धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना है, एवं फिर अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना है, और आगे देखना है कि क्षारक को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगा या नहीं होगा, वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि अम्ल को बाबू धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिया एक तरफ अम्ल और धातु कार्बोनेट एक तरफ लिया मैंने। ठीक है, तो इन दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास जो प्राप्त होगा वो लवण होगा, प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में जल प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अम्ल मैंने लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे Na, तो Na2 जो देख रहे हैं, Na यानी ये सोडियम है, और सोडियम धातु होता है, और HCO3 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बोनेट है, तो इसीलिए मैंने इसको बोला धातु कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हमारे पास है। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास NaCl जो कि एक लवण है, और इसी लवण को हम साधारण नमक बोलते हैं। कहने का मतलब हम अपने घर में जो यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो NaCl होता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, ये साधारण नमक होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास निकलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में जल, यहाँ पे आप जल देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया किया तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट कह लो, या फिर जैसे कि अम्ल को हम करा रहे हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और धातु बाइकार्बोनेट कह लो, या फिर इसका दूसरा नाम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, कोई दोनों में से कोई एक ही है, मतलब दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपने समझ लिया। तो हमने क्या किया, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, तो हमारे पास क्या आ गया बाबू, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट दोनों अभिक्रिया कराए तो हमारे पास लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, दोनों स्थिति में ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमने देखा अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे Na जो कि ये सोडियम है, और HCO3, H हमारे पास हाइड्रो है ना, तो हाइड्रो CO3 यानी कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो धातु कार्बोनेट हमने लिया कि NaHCO3। ओके, अब इन दोनों को मैंने अभिक्रिया किया तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये हमारे पास CO2 और प्लस में H2 आया, और NaCl क्या हमारे पास लवण है। तो आपने इसको समझ लिया। ओके, अब आगे वाले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ क्षारक, जैसे कि अम्ल के साथ मैंने धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, लेकिन क्या क्षारक के साथ भी अभिक्रिया होगा, तो देख लेते हैं बाबू। क्षारक जो है ना, धातु कार्बोनेट या फिर आकार रहेगा। ठीक है, तो क्षारक जो है धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्षारक नहीं करता है, लेकिन अम्ल करता है। अम्ल जो बाबू धातु कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है और धातु बाइकार्बोनेट के भी साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, लेकिन क्षारक नहीं करता, इसलिए हम क्षारक के बारे में नहीं लिए। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जो है CaOH का होल ट्वाइज है ना, तो यहां पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास जो बाबू ये चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइज, यही हमारे पास क्या, चूने का पानी, और इसको हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, तो हमारे पास क्या है, CaCO3। तो CaCO3 क्या है हमारे पास बाबू, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये हमारे पास क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने के ये पानी है, और इसी चूने के पानी को हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके साथ अभिक्रिया किया तो हमारे पास क्या है बाबू उत्पाद में, तो CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आया।
ठीक है। और ये हमारे पास इसके साथ हमारे पास क्या H2O यानी जल। कहने का मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे पास जल का ही भाग है, और जल में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है तो अघुलनशील है यानी घुलने वाला नहीं है, और इसी के कारण प्यारे बच्चों ये क्या कौन सी कलर का हो जाता है तो दूधिया हो जाता है। कौन सी कलर का? दूधिया कलर का हो जाता है। आपने इसको समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा कि अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे लिया, देखो याद रखना कि अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना कि अम्ल क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में समझ लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो प्यारे बच्चों हमने लिखा कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण कर देता है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो याद रखना कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वह अपना अपना प्रभाव क्या कर देता है? खत्म कर देता है, यानी अम्ल का भी प्रभाव खत्म कर देता है और हमारे साथ जो वो क्षारक है क्षारक का भी प्रभाव खत्म कर देता है। याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि लवण, और यहाँ पे क्या है? अम्ल व क्षारक। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या करता है? एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर एक लवण और जल देता है, लवण देता है और जल का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया तो क्या दिया? लवण और जल दिया। तो प्यारे बच्चों देखो कि अम्ल क्षारक जब दोनों अभिक्रिया किया तो ना तो इधर कोई अम्ल है और ना ही इधर कोई क्या बाबू? क्षारक है। एक तो लवण है और दूसरा जल है, मतलब ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो अपनी अपनी प्रभाव को खत्म कर लिया है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हमने देखा अम्ल में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक में मैंने लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों अभिक्रिया किए तो हमारे पास है सोडियम यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है जो कि एक लवण है, और साथ में H2O यानी जल आया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है प्यारे बच्चों अम्लों व क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के बारे में जानेंगे। प्रबलता का मतलब ताकतवर यानी शक्तिशाली, यानी अम्ल व क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के बारे में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा? किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता क्या है? किसी क्षारक क्या है बाबू? किसी क्षारक या फिर अम्ल की प्रबलता यानी ताकत, उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन, ये जो हाइड्रोजन है ना H ऊपर रहता है प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन या OH ऋण आयन यानी हाइड्रोक्साइड ऋण आयनों की सांद्रता यूं कह लो कि परसेंटेज पर निर्भर करता है कि कितना प्रतिशत हाइड्रोजन आयन है, उस हिसाब से दर्शाता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे। ओके, आगे देख लेते बाबू कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी ताकत, अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी ताकत हम एक सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक सूचक, सार्वभौमिक कह लो या फिर सार्वत्रिक सूचक कह लो, दोनों एक ही बात है, तो इनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो अम्ल क्षारक है, ठीक है, इनकी प्रबलता और दुर्बलता को हम किसकी मदद से जांच कर सकते हैं? तो सार्वत्रिक सूचक की मदद से यानी pH पेपर पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक के बारे में, तो यहाँ मैंने लिखा ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह अनेक सूचकों का क्या है बाबू? यानी जितने भी सूचक होते हैं उन सभी का ये मिश्रण होता है, इसमें सब सूचक शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सूचक है हमारे पास वो हाइड्रोजन आयन क्या है बाबू? याद रखना, हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब H+, ये हाइड्रोजन आयन है ना, कि विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है, यानी इसकी परसेंट के हिसाब से ही प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड ऋण आयन जो है इसकी हिसाब से नहीं करते, यानी इसको नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो आगे वाले पेज पे हम डालते, ये हमारे पास क्या है? pH स्केल है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, 7 है ना। तो प्यारे बच्चों 0 से लेकर के 14 तक होता है ये हमारे पास। ठीक है, इसमें हम पता करेंगे कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन लवण है, कौन उदासीन है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देख लेते, ये हमारे पास है, ये न्यूट्रल है, 7 पर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके,
ये हमारे पास न्यूट्रल से इधर सारे के सारे एसिड होते हैं और इस साइड हमारे पास क्या अल्कलाइन होते हैं यानी क्षारक होते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया। तो प्यारे बच्चों ये आपके बुक में ये चित्र दिया गया है, ये शायद आपको दिख नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन प्लस है ये। ठीक है, और ये हमारे पास क्या OH ऋणायन है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम काले कलर से लिख देते हैं OH यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है और यहाँ पे क्या होता है बाबू, लवण होता है। लवण हम यहाँ पे दूसरे कलम से लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है बाबू, लवण होता है। लवण याद रखना क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, अब इसमें देखना प्यारे बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन प्लस जो है हमारे पास यानी हाइड्रोजन आयन जो है, आप देख रहे हैं कि इस साइड भी है और इसमें भी थोड़ा थोड़ा है, यानी इस साइड भी है। और याद रखना जिसकी मात्रा जिधर ज़्यादा होगी उस चीज़ को वो दर्शाता है। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये अम्ल को दर्शाता है। और ये हाइड्रोक्साइड ऋण आयन जो है ये क्षारक को दर्शाता है, यानी वाइट वाले जितने भी भाग हैं वो सब हाइड्रोक्साइड ऋण आयन है और यहाँ पे नीला वाला जितना भी भाग है वो हाइड्रोजन प्लस आयन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो किसको दर्शाता है बाबू, तो ये दर्शाता है अम्ल को, और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन जो ये दर्शाता है किसको बाबू, तो क्षारक को। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऋण आयन इसमें भी है लेकिन हाइड्रोक्साइड इसमें भी थोड़ा थोड़ा है, तो आप कैसे कहो क्या ये अम्ल और क्षारक दोनों है क्या इधर, नहीं। इसमें देखेंगे किसका प्रतिशत ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन प्लस आयन का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा, देख रहे हो कि नीला वाला भाग इसमें ज़्यादा है और वाइट वाला भाग कम है, इसलिए जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहता है वही उसका मान होता है। पीछे वाले पेज पे मैंने देखा था जिसका ज़्यादा परसेंटेज हो यानी सांद्रण हो, है ना, तो इसका सांद्रण ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, किसको दर्शाता है, तो अम्ल को दर्शाता है, तो ये होगा अम्ल होगा। ठीक है, वही बात करते इधर, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन इधर भी है और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन इधर भी है। तो यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋण आयन जो है इसकी मात्रा ज़्यादा है, यानी वाइट वाला जो है ना ये ज़्यादा है इधर, और ये जो आप देख रहे हैं आसमानी कलर का उसका कम है। तो जिसका ज़्यादा रहता है उसी को हम दर्शाते हैं, यानी इसकी सांद्रण ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये किसको दर्शा देगा बाबू, तो ये क्षारक को दर्शा देगा, किसको, क्षारक को दर्शाएगा। तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ कहने का मतलब ये जो लवण है न्यूट्रल जो 7 पे है तो इसी पे हमारे पास उदासीन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि अगर किसी का pH मान अगर 7 है, यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं बाबू, यहाँ पे रेड लेते हैं, अगर किसी का pH मान अगर ये 7 आता है तो वो क्या होता है बाबू, उदासीन होता है। और 7 से कम जितने भी होंगे तो आप देख सकते हैं क्या होते हैं बाबू, अम्ल होते हैं, क्या होते हैं बाबू, वो अम्ल होते हैं। और 7 से जितने भी अधिक होते हैं वो सारे के सारे क्षारक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यदि pH मान 7 के बराबर है तो वो उदासीन कहलाते हैं, दिख रहा है रेड, उदासीन कहलाते, एवं pH मान 7 से क्या है बाबू, तो pH मान 7 से अगर कम है तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, अम्लीय कहलाएंगे, एवं pH मान 7 से अधिक है तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। आपने ये क्लियर कर लिया। आगे वाले पेज पे हम चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में pH का महत्व यानी pH मान, जिसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, तो दैनिक जीवन में pH का महत्व हम सबसे पहले जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है बाबू कि हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, यानी हम लोगों का जो बॉडी होता है 7 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 7 से कम हो जाता है या फिर 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है बाबू, हमारा जो बॉडी जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब जो है हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। ठीक है, यानी इसको मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते बाबू कि वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है बाबू, तो आप कहेंगे 5.6 से कम कहेंगे, क्या बोलेंगे, 5.6 से कम बोलेंगे। और अम्लीय वर्षा के कारण ही प्यारे बच्चों जैसे कि ताजमहल के बारे में जानते होंगे जो कि पहले बहुत सफ़ेद हुआ करता था और अभी जो है ना हल्का पीलापन हो गया है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं
कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब यूं समझो कि दांत खराब होने लगता है, ठीक है। अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो होता है हमारा सड़ने लगता है ना, खराब होने लगता है। इसलिए सुबह शाम धो खूब रगड़ रगड़ के, ठीक है। आगे, मधुमक्खी का डंक जो है वो अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। जैसे कि अगर मधुमक्खी का डंक हमको मार लिया तो कौन सा डंक छोड़ता है बाबू? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है बाबू? तो जलन होती है ना। सेल जो होते हैं हमारे वो बहुत तरह तरह की मतलब प्रभाव खत्म कर देता है, बॉडी में दर्द होने लगता है, ठीक है। ओके, अगर हमें कोई मधुमक्खी का डंक काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए बाबू? वो साबुन जो होता है ना, साबुन से, यानी क्योंकि क्षारक होता है साबुन में, तो उसके जब वो लगाएंगे ना साबुन तो वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। क्योंकि मधुमक्खी के डंक क्या होता है? वो अम्ल होता है, और अम्ल पर क्या करेंगे? वो क्षारक घसेंगे तो वो उसकी प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है। आगे वाले में हम देखते हैं कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यानी जो भी उपज, यानी पौधे की उपज के लिए पीएच की आवश्यकता होती है, अच्छे, है ना। आगे देखते हैं बाबू, लवण के बारे में जान लेते हैं। लवण जैसे कि अम्ल प्लस क्षारक, है ना। तो अम्ल और क्षारक ये दोनों मिलकर के क्या करता है बाबू? लवण प्लस जल का निर्माण करता है। हमने देखा था पीछे वाले पेज पे। तो अम्ल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ने क्रिया किया तो NaCl यानी साधारण नमक का निर्माण कर दिया, और जल हमारे पास H2O आ गया, ठीक है। आपने क्लियर कर लिया। तो लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से क्या है बाबू? रसायनों का निर्माण जो होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि लवण से क्या क्या बनते हैं। तो लवण से जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा होगा, तो धोने का सोडा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये सब लवणों से बनते हैं, ठीक है। तो हम सभी के बारे में जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग क्या है, इन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसका सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? निर्माण के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने लिखा क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत, ये विद्युत ऐसे नहीं लिखा जाता है प्यारे, ये विद्युत है। हम जो विद्युत पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है? विद्युत होता है, द्वय संयुक्त, ठीक है। विद्युत ऐसे लिखते हैं, है ना, विद्युत, ओके। ये ऐसे नहीं होता, ये ध है, धाया संयुक्त है, विद्युत, ठीक है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर यह क्या होता है बाबू? वियोजित होकर के यानी टूट करके क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या करता है? अगर विद्युत प्रवाहित कर देते हैं तो ये वियोजित होकर के यानी टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे कि सोडियम यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं बाबू? विद्युत धारा गुजारते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ क्या आता है? क्लोरीन गैस भी आता है और हाइड्रोजन गैस भी आता है। ये दोनों के दोनों गैस है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस ही है। तो आपने इसको क्लियर कर लिया, है ना। आगे वाले पेज पे चलते हैं, आगे वाले पेज पे नहीं, यहीं पे देखते हैं प्यारे बच्चों। हम देखेंगे कि क्लोरीन गैस जैसे है कि एनोड पर क्या निकलता है बाबू? क्लोरीन गैस निकलता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। वही हम बात कर लेते हैं कैथोड के पास कौन सा निकलता है? तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है कैथोड के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, ठीक है। तो उपयोग जान लेते हैं। तो क्लोरीन गैस इसका उपयोग जो है जल की स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PVC, है ना। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस जो कि ईंधन के लिए, है ना। वही हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है वो ग्रीज हटाने के लिए या फिर साबुन व कागज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे कि अगर धातु पे ग्रीज लगाया जाता है तो वो आसानी से हटता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हटा देते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया।
आइए अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। तो प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। तो हम विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। तो आइए इसका हम निर्माण देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निर्माण जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा क्या, शुष्क है ना, हो जाता है कभी कभी। तो शुष्क बुझे हुए चूने, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, CaOH का ऑल्टवाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो शुष्क बुझे हुए चूने जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की क्रिया करते हैं। तो क्लोरीन की क्रिया करने से क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि हमारे पास क्या है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, और इसको हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है बाबू, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में हमें जल का भी निर्माण हो जाता है, यानी जल भी मिल जाता है। यानी इसके निर्माण के साथ साथ हमें जल भी मिल जाता है। ओके, अब हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला जो है प्यारे बच्चों, हमने लिखा कि वस्त्र उद्योग में सूती व नीलन के साफ के लिए हम करते हैं, यानी सूती कपड़े जो होते हैं उसको साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। वहीं हम बात करते हैं कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए हम करते हैं। विरंजन का मतलब होता है साफ के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी के मज्जा, कहने का मतलब जो लकड़ी के जो पाउडर, लकड़ी को पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं, एवं उस पाउडर को विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब साफ के लिए करते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। जो हम पानी पीते हैं और उस पानी में हम अगर विरंजक चूर्ण डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो आपने इसको समझ लिया। आगे हम देखते हैं तीसरा, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, यह एक दुर्बल असंक्षारक है। कहने का मतलब ये जो है, ये दुर्बल है। कहने का मतलब बेकिंग सोडा को आप जब खाएंगे तो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एक समीकरण है, हम देख लेते हैं यहाँ पे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस में CO2 यानी जल, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2O यानी जल, और प्लस में NH3 यानी अमोनिया। ये सभी परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है बाबू, NH4Cl। NH4Cl का मतलब क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड। अगर NH3 रहता तो ये अमोनिया क्लोराइड होता, लेकिन NH4Cl है तो ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है, और साथ में हमें मिलता है NaCO3, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, है ना। तो यानी ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया हमारे पास, जो कि एक बेकिंग सोडा है। अब हम क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा को अगर हम खाना पकाते समय गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को अगर हम खाना पकाते समय गर्म करेंगे तो क्या होगा, देख लो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है, यानी किस किस भाग में बट जाता है, जो देख सकते हो, Na2CO3 में, प्लस में H2O में, और साथ में CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। इतने सारे में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो ये भी आपने समझ लिया। वही हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग जान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, याद रखना कि बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं बाबू, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और साथ में टार्टरिक अम्ल का भी यूज करते हैं। दोनों मिलकर के बेकिंग पाउडर बनाते हैं। वही हम बात करते हैं, यह एंटासिड का एक संघटक है। कहने का मतलब हम जो इनो वगैरह जो पीते हैं ना, तो उस इनो में क्या होता है बाबू, इसका उपयोग किया जाता है, ओके, यानी बेकिंग सोडा का। वही हम बात करते हैं, अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक के बारे में जानते हैं, जैसे आग बुझाने वाले यंत्र, उसमें भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो आपने इसको समझ लिया। आगे चौथा देखते हैं, धोने का सोडा। तो धोने के सोडा के बारे में हम जान लेते हैं, और जिसका सूत्र होता है Na2CO3, है ना, यानी इंटू 10H2। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट इंटू जल के 10 अणु, ये हमारे पास सूत्र होता है। और इसका निर्माण देख लेते धोने का सोडा का। तो बाबू यहाँ पे मैंने लिखा कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, प्लस में
10 के यानी H10H2 का मतलब ये हुआ कि जल के 10 अणु इन दोनों से क्रिया करते हैं तो हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, है ना, और साथ में इंटू 10H2 यानी जल के 10 अणु मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, धोने का सोडा मिलता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। धोने का सोडा का पहला उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका होता है। दूसरा उद्योग घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा जल की अस्थायी कठोरता के लिए हम भी इसका उपयोग करते हैं धोने का सोडा का। ठीक है, आगे हम देखते हैं पांचवा हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। यहाँ पे लगता है पहले से लिखा गया तो इरेज ऑल साइड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, है ना। तो हम इसका निर्माण पहले जान लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2 यानी जल के आधा अणु, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान कह सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, दोनों एक ही बात है। तो जिप्सम को आप क्या करो, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो यह क्या होता है बाबू, यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिप्सम, तो ये हमारे पास इधर क्या है, जिप्सम है। इसी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बोल देता है बाबू, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में हाफ H2 यानी जल के आधा अणु देते हैं। ओके, और ये हमारे पास फिर जल हमें प्राप्त होता है, यानी 1.1/2 इतना जल के अणु मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं उपयोग के बारे में, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जान लेते हैं। टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। साथ में खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। देखो टूटी हुई हड्डी में कौन उपयोग, जैसे आपका पैर टूट गया ना, तो डॉक्टर लोग जाकर के पीओपी कर देते हैं। दूसरा, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। वही हम बात करते हैं दीवार की सतह चिकना बनाने में, जैसे कि हमारा घर है उसमें पीओपी कर देते हैं तो काफ़ी चिकना हो जाता है ना। तो आपने इसको समझ लिया। आगे हम देख लेते हैं क्रिस्टलन का जल, है ना। तो क्रिस्टलन के जल के बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ था। क्या हम एक बार और वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या हुआ कि लाइटवा कट गया था तो छूट गया, मतलब सॉरी लाइट कट रहा है, माइकवा नहीं, आवाज़ें नहीं सपोर्ट किया था, है ना, वो हो गया था प्रॉब्लम, तो फिर से दोबारा बनाया है। अब हमारे पास क्या है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या है, तो बाबू लवण के एक सूत्र इकाई, लवण के जैसे कि हमारे पास लवण है, इस लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इसमें देखिए लवण के एक इकाई में क्या है, यहाँ जल के कितने अणु है, 5 अणु है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक्स करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये वीडियो लगभग अभी 3 बज रहे हैं रात के, हम इतने देरों से बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम, एक बार लाइट कट गया था और दूसरी बार हुआ था कि माइकवे नहीं ऑन किए थे, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, दिमाग का अचार हो गया है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।